बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसटन सीरीज का आज थर्ड लेक्चर है। जो जो एफएससी वाइज ए लेवल के चैप्टर्स गुजर रहे हैं उसी के मुताबिक एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स आगे सामने आएंगे। तो आपने इन्हें बार बार देखना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और विदाउट कैलकुलेटर प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे कैलकुलेशंस ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि आप कैलकुलेटर के बगैर नहीं कर सकते, मगर आप देखना कि मैं उन्हें कैसे अटेम्प्ट करता हूँ और साथ में हम अलग से भी कैलकुलेटर के बगैर क्वेश्चंस सॉल्व करने के स्किल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। अब क्वेश्चन नंबर 30 आपने डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31। अब अक्सर क्वेश्चंस वर्क, पावर और एनर्जी से के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब तक हम मोशन के न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। So let's start. Question number 31. I hope it is visible on the screen. What is the mass of an object that weighs 500 Newton? मास बता दे, मास क्या होगा? देखो आपको वेट वो बता रहे हैं कि वेट इज 500 न्यूटन। मास, वेट, क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स। देखिए, what is mass when weight is 500 newtons? As we know that weight is equal to mg। सबसे पहला स्टेप हमेशा न्यूमेरिकल का ये होता है कि आप डेटा लिख ले कि क्या दिया है, क्या पूछा है। अगला स्टेप है इक्वेशन लिख लेना कि वेट इक्वल टू mg हमने लिखा। मास कैलकुलेट करना तो मास इज इक्वल टू वेट बाई जी। वेट इज 500, जी इज 10, तो आंसर क्या आएगा? 50 किलोग्राम आंसर होगा इसका। वेरी सिंपल। आप देख लिया आंसर। आंसर इज 50 किलोग्राम। नंबर 32। अ पर्सन वेट्स 200 पाउंड्स। अब वेट दिया है 200 lb। lb stands for pounds. Given that a pound is a unit of weight equal to 4.45 newton, 1 lb is 4.45 newton. What is this person's mass? अब मास कैलकुलेट कर लें। इस क्वेश्चन में वजन वेट की बजाय
पाउंड में दिया है और अगेन आपसे मास पूछा है। सो हम ये डेटा यहाँ से पिक करते हैं। ये है डेटा क्वेश्चन नंबर 32 का। आपको वेट दिया है 200 पाउंड। 1 पाउंड 4.5 न्यूटन के इक्वल है। मास बताइए क्या होगा। सो एस मास इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के मुताबिक वेट बाय जी से इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें। पहले हम वेट को पाउंड से न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते। एस 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन। सो 200 पाउंड्स विल बी इक्वल टू व्हाट। अगर 1 पाउंड 4.45 न्यूटन के इक्वल है तो 200 पाउंड्स कितने न्यूटन के इक्वल होंगे। 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.45 से, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा न्यूटन में। आप 200 को मल्टीप्लाई कर लें 4.45 से। डेसिमल की वैल्यूज मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप देख लीजिए। पहले 5 जीरो 0, 5 0, 5 2 10। देख लो, मल्टीप्लीकेशन का साइन पुट कर दे। अब 4 को या तीनों से साथ मल्टीप्लाई कर ले। 400, 400, 4 2 8। अब दो मल्टीप्लीकेशन के साइंस। अब इसे सबके साथ मल्टीप्लाई कर ले। 4 0, 4 0, 4 2 10। अब नीचे वैल्यूज लिख लीजिए। 0 0, ये जीरोस। 1 और 8 को ऐड करें 9 0 1। ऊपर देख ले कितने पॉइंट्स के बाद, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है। 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो अपने यहाँ 1 2 डिजिट्स के बाद यह डेसिमल पॉइंट देना है। आंसर होगा 1090 न्यूटन। 1090 न्यूटन। ये 1090 न्यूटन आ रहा है। थोड़ी सी इसमें कहीं मिस्टेक हो रही है। 500, 500, 5 2 10। देन 400, 400, 4 2 8। 400, 400, 4 2 8। आखिरी में ने गलती से 10 लिखा है, जबकि 4 2 8 होगा 8। अब आंसर देखिए क्या बन जाएगा, या 8 बन जाएगा। So the answer is 890 न्यूटन। 890 न्यूटन। अब आपके पास वजन 890 न्यूटन का आया है। तब इस इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, वेट 890 है और नीचे जी की वैल्यू 10 है। आप 0 को 0 से कैंसिल कर लें तो बन जाएगा 89 किलोग्राम आंसर। उन्होंने वेट दिया था 200 पाउंड का और आपसे मास पूछा था। हमने ये 200 पाउंड को सबसे पहले कन्वर्ट किया न्यूटन में, जिसका आंसर 890 न्यूटन आया। फिर इस 890 को डिवाइड किया जी की वैल्यू से, तो आंसर 89 के जी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 देख ले, 89 के जी इसका आंसर आप पढ़ लेंगे। 33, क्वेश्चन नंबर 33। A book whose mass is 2 किलोग्राम, मास 2 किलोग्राम है। एक बुक जिसका मास 2 किलोग्राम है। रेस्ट ऑन अ टेबल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स exerted by the table on the book। टेबल बुक के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो वो मालूम कर ले। मास 2 किलोग्राम। ये डेटा अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। मास 200 किलोग्राम दिया है। फोर्स मालूम करे जो इस किताब के ऊपर टेबल की तरफ से लग रही है। मास 2 किलोग्राम है, सॉरी, और 2 किलोग्राम। सबसे पहले आपने क्वेश्चन का सेंस समझना है। डायग्राम ड्रॉ कर ले। देखिए ये टेबल है, इसके ऊपर किताब पड़ी हुई है। इस किताब का मास 2 किलोग्राम है।
इस किताब के ऊपर जो टेबल की फोर्स लग रही है वो क्या है? देखिए, किताब का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, वेट एक्ट्स ऑन द टेबल। जितना नीचे वेट एक्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, उतनी ही फोर्स किताब के ऊपर एग्जर्ट होगी एज अ रिएक्शन फोर्स। जितना किताब का वेट होगा, जितना किताब का वेट होगा, उतनी ही फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट होगी। फोर्स वही वेट की इक्वल होगी। द फोर्स इज इक्वल टू, वेट इज इक्वल टू एम जी, मास टू जी स्टैन, 20 न्यूटन फोर्स किताब के ऊपर टेबल की तरफ से लग रही है। आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आ रहा है। सोल्यूशन पढ़ लेते। द बुक एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस, the downward pull of the earth's gravity and the upward supporting force exerted by the table. Since the book is at rest on the table, its acceleration is zero. So the net force on the book must be zero. Therefore, the magnitude of the support force must be equal to the magnitude of book's weight, which is Fw equal to mg 2 into 10 20 Newton. Question number 34 पे आते हैं। An object of mass 5 kilogram, mass 5 kilogram, moves at constant speed of 6 meter per second in a circular path of radius 2 meter. In a circular path of radius 2 meter. Find the object's acceleration and the net force responsible for its motion. इसकी एक्सेलरेशन मालूम करें और इस पे जो फोर्स लग रही है वो मालूम कर लें। एक्सेलरेशन भी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगी, फोर्स भी सेंटीपिटल फोर्स होगी। देखिए, एक मास 5 किलोग्राम का एक सर्कल में मूव कर रहे हैं 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसके ऊपर सेंटीपिटल फोर्स क्या लग रही है और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हो रही है। So we pick this data. तो ये है क्वेश्चन नंबर 34 का डेटा। अब सबसे पहले आप सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन रिकॉल कर ले। ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। स्पीड की का स्क्वायर 6 इंटू 6, आर 2 है तो 6 6 36, 2 से डिवाइड कर ले, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब सेंटीपिटल फोर्स की इक्वेशन एफ सी इक्वल टू एम ए सी, आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि एफ सी इक्वल टू वी, सॉरी, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा इसलिए कि वी स्क्वायर बाय आर ऊपर अभी आप सॉल्व कर चुके हैं कि उसका आंसर 18 है, यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का आंसर आपने मालूम कर लिया है। ये जो ए सी है इसका आंसर आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये 18 है। मास क्या है? मास 5 है, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम को 18 से मल्टीप्लाई कर लें। 18 5 जा 5 8 जा 40, और असल 5 1 जा 5, 4 8 कर ले तो 90 बन जाएगा, 90 न्यूटन। तो 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है और 90 न्यूटन सेंटीपिटल फोर्स है। ये क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीपिटल फोर्स 90 न्यूटन। इट्स करेक्ट। अब आते 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। A person standing on a horizontal floor feels two forces. Standing, याद रखें, पर शख्स जमीन के ऊपर खड़ा है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर खड़ा है, वॉक नहीं कर रहा। It makes a difference, right? The downward pull of gravity and the upward supporting force from the floor, these two forces. हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक शख्स यूं ही खड़ा है। अब वो कह रहे कि जो डाउनवर्ड फोर्स है इस शख्स की जमीन के ऊपर,
और जो अपवर्ड फोर्स है, सपोर्टिंग फोर्स, इसके ऊपर इनकी बात कर रहे हैं। इनकी बात कर रहे हैं, द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी एंड द अपवर्ड सपोर्टिंग फोर्स। जो ग्रेविटी की फोर्स इस शख्स के ऊपर जमीन की तरफ से लग रही है, और जो फ्लोर की तरफ से इस शख्स के ऊपर फोर्स लग रही है, वो क्या कर रहे हैं, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, यस इक्वल मैग्नीट्यूड्स, एंड फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। एक क्लोज ऑप्शन ये है, हम इसको कंसिडर करते हैं। सेकंड, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स बट डू नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। एक क्लोज ऑप्शन ये है, इसको हम कंसिडर करते हैं। इन दोनों में अब हमने एक सेलेक्ट करना है, एक रिजेक्ट करना है। ऑप्शन सी की तरफ आते हैं, दे हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, गलत। अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स होंगे नहीं, इक्वल होंगे। डी, दे हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, अनइक्वल वर्ड ही गलत है। यहाँ पर डिसाइड करना आसान है, ई नन ऑफ दी अबव। अब हम ए और बी में डिसाइड करते हैं कि ये दो फोर्सेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के, यस वाकई इक्वल मैग्नीट्यूड्स के, कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे नहीं बना रहे। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना रहे। एक्शन रिएक्शन पेयर उस वक्त दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। व्हेन वी वॉक, अगर आप रिलेट कर ले इसे मोशन थर्ड लॉ के साथ, व्हेन वी वॉक, जब हम वॉक कर रहे होते हैं, जबकि ये केस जो है वो स्टैंडिंग स्टिल का है, आप खड़े हैं। जब आप वॉक करते, द एक्शन इज ऑन द ग्राउंड एंड द रिएक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ पुशेस अस फॉरवर्ड, इज ऑन अस। एक्शन ऑन द ग्राउंड, रिएक्शन इज ऑन अस। याद रखिए, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन इज ऑन द ग्राउंड, द रिएक्शन इज ऑन अस, तब वो एक पेयर बनता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। जबकि इस केस में जो आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्टिल खड़े हैं, साकिन खड़े हैं, इस पर एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस आपके ऊपर ही लग रही है। आपके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, आपके ऊपर अपवर्ड सपोर्टिंग फोर्स लग रही है, सिंस बोथ फोर्स आर ऑन यू, बोथ ऑन द सेम। अब इसे हम एक्शन रिएक्शन की फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। सो अब पहले दो ऑप्शंस देख लें। दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर, नो दे डू नॉट फॉर्म, ये रिजेक्ट हुआ। अब दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स बट दे डू नॉट फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर, यस ये करेक्ट है। तो आंसर देखिए बी है, बी आंसर। अब बी के डिटेल्स आप देख ले, इंटरेस्टिंग इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी होती है। बिकॉज द पर्सन इज नॉट एक्सेलरेटिंग, ही इज नॉट वॉकिंग, the net force he feels must be zero. Therefore, the magnitude of upward normal force from the floor must balance that of the downward gravitational force. Although these two forces have equal magnitudes, they do not form an action-reaction pair. They do not form. Because they both act on the same object, that is the person, the force is an action-reaction pair always. The forces in an action-reaction pair always act on two different objects. Number 37. If all the forces acting on an object balance so that the net force is zero. अगर एक ऑब्जेक्ट हो, इसके ऊपर तमाम फोर्सेस का सम जीरो आ रहा है, नेट फोर्स zero, sum of forces zero. If all the forces acting on the object balance so that the net force is zero, then the object must be at rest. Must be at rest. इसे क्लोज ऑप्शन है, ये कंसिडर करते हैं। The object speed will decrease, speed पे कोई चेंज नहीं आएगा, फोर्सेस आपस में कैंसिल कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स will follow a parabolic trajectory, लाजमी नहीं है। The object's direction of motion can change but not its speed. अगर direction of motion change हो, it means body accelerate कर रही है। Net force zero का मतलब है, according to Newton's second law, कि acceleration zero हो जाए। फोर्स जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो होना, जबकि डी में बॉडीज डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन चेंज, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सी, ऑब्जेक्ट विल फॉलो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, अगेन उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। द ऑब्जेक्ट स्पीड विल डिक्रीज, नो स्पीड में कोई चेंज नहीं आ सकता, इसलिए कि फोर्सेस का सम जीरो है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट, एक ये देख लेते हैं, ये ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव, एक ही ऑप्शन देख लेते हैं। अब एक क्या, ऑब्जेक्ट मस्ट के लिए मस्ट रेस्ट में होना, लफ्ज मस्ट को आपने लाजमी कंसिडर करना होगा। कुछ अल्फाज ऐसे होते जो यूनिवर्सली हमेशा अप्लाई नहीं होते, ऑलवेज का वर्ड, नेवर का वर्ड, मस्ट का वर्ड, जब भी ये किसी ऑप्शन में आए आपने लाजमी गौर करना है।
ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट लाजमी नहीं है, इसलिए कि हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बॉडी रेस्ट में हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम बॉडी मूव कर रही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, एक पैराशूट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो भी इक्विलिब्रियम में होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके ऊपर भी फोर्सेस का सम जीरो होता है, इसलिए कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो लाजमी नहीं कि फोर्सेस का सम जीरो तो बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए। फोर्सेस का सम जीरो होने के बावजूद बॉडी मूव कर सकती है, तो लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। मस्ट बी एट रेस्ट लाजमी नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अब इसका आंसर देख लें। इफ नेट फोर्स is zero then acceleration is zero. No acceleration means constant speed with no change in direction. Therefore, statements B, C, and D are false, and statement A is not necessarily true. 38. A block of mass M is at rest on a frictionless horizontal table placed in a laboratory on the surface of Earth. अर्थ के सरफेस पर एक मास रखा है। बिल्कुल इसी तरह का एक मास मून के सरफेस पर रखा है। एक फोर्स मास अर्थ के सरफेस पे रखा है, बिल्कुल इसी तरह का एक मास मून के सरफेस पे रखा है। The block of mass m is at rest on a frictionless horizontal table, और ये टेबल के ऊपर है। Placed in a laboratory on the surface of Earth. An identical block is at rest on a frictionless horizontal table on the surface of Moon. Let F be the net force necessary to give the Earth-bound block an acceleration of a across the table. इस मास में एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए F, जो अर्थ के ऊपर टेबल के ऊपर मास रखा है, इसमें एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स F चाहिए। अब वो कह रहे कि अगला पॉइंट, गिवन दैट G ऑन मून इज 1/6 ऑफ G ऑन अर्थ, जो मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो अर्थ के बनिस्बत 6 टाइम्स कम होती है। The force necessary to give the moon bound block the same acceleration A across the table is, और आपने इस मून की सरफेस पर जो एक्सेलरेशन मास है, इसमें एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस करने के लिए, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स लगानी है। तो क्या वो जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स, ये इस फोर्स की बनिस्बत, अर्थ वाले फोर्स की बनिस्बत ज्यादा होगी, कम होगी, सेम होगी? अभी आपसे पूछ रहे हैं। देखिए दोनों टेबल के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आप जी की वैल्यू कंसिडर नहीं करते। एफ इक्वल टू एम ए में जी नहीं आ रहा, जी तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी में आता है जब ऊपर नीचे बॉडी मूव करती है। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जी कंसिडर नहीं होता, वेट कंसिडर नहीं होता, सिर्फ फोर्स कंसिडर होती है, तो लिहाजा जो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए, उतनी ही फोर्स चाहिए होगी, उतने ही मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए अर्थ के सरफेस पर। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, या हॉरिजॉन्टल सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं, ग्रेविटी कंसिडर नहीं कर रहे। अब आप इसका आंसर देख लें। उन्होंने लिखा कि ए एफ बाय 12, ये ऑप्शन ये दिया हुआ है, बी एफ बाय 6, यानी 6 टाइम्स कम फोर्स चाहिए। अगर ऊपर नीचे का केस होता तो 6 टाइम्स कम फोर्स चाहिए होती, मगर अब ऊपर वाला केस नहीं है, लिफ्ट या ड्रॉप करने वाला केस नहीं है। एफ बाय 3 एफ 6 टाइम्स एफ ज्यादा फोर्स चाहिए, उन्हें डी का आंसर दिया है। सो डी देखिए क्या लिखा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल मोशन अक्रॉस द फ्रिक्शनलेस टेबल इज अनअफेक्टेड बाय वर्टिकल gravitational acceleration. It would take as much force to accelerate the block across the table on Earth as it would on the moon. If friction were taken into account, then the smaller weight of the block on the moon would imply a smaller normal force by the table, and hence a smaller frictional force. Less force would be needed on the moon in this case. क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर एनर्जी वाले न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट टाइम कंसिडर करेंगे लेक्चर 5 में। क्वेश्चन नंबर 39, an object moves a constant speed in a circular path, constant speed के साथ ऑब्जेक्ट
Which of the following statements is or are true? The velocity is constant. Velocity तो constant नहीं होगी. Velocity की direction बार बार change होगी. अब velocity ये है, फिर velocity ये है, फिर velocity ये होगी. तो velocity तो constant नहीं है. The acceleration is constant. Acceleration चूंकि velocity change हो रही है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन की भी बार बार डायरेक्शन चेंज होगी, तो डायरेक्शन के लिहाज से एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगी. द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो सिंस इट्स स्पीड इज कांस्टेंट. नेट फोर्स जीरो नहीं होगी. नेट फोर्स जीरो कैसे हो सकती है? इसके ऊपर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलरली मूव कर रही है. सो आंसर क्या है? उन्होंने आंसर्स दिए 2 ओनली, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, none of the above. ये आंसर है, none of the above. आंसर की एक्सप्लेनेशन क्या दी है? Neither the velocity nor the acceleration is constant because the direction of each of these vectors is always changing. Velocity की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है as the object moves along its circular path. And the net force on the object is not zero because a centripetal force must be acting to provide the necessary centripetal acceleration to maintain the object's circular motion. So आज आप यही तक देख लीजिएगा. एनर्जी के न्यूमेरिकल्स हम आगे पढ़ेंगे, वर्क और एनर्जी के न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह.